हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहले बताएंगे पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्री हुए सस्पेंड। मुइज्जू ने लिया सबसे बड़ा फैसला, मोदी जी से पंगा पड़ गया इन तीनों मंत्रियों को भारी। जी हां, बताएंगे मुइज्जू द्वारा लिए गए इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त किए जाने वाले फैसले के पीछे क्या वाकई में भारत का डर है मालदीव को। साथ ही साथ आपको बताएंगे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिकॉर्ड मतों से जीता संसदीय चुनाव, लैंडस्लाइड जीत की तरफ अवामी लीग। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे शेख हसीना की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण और दोस्तों भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला, इससे साथ ही साथ आपको बताएंगे ओआईसी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का अलापा राग। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे अयोध्या में 22 जनवरी को ब्लास्ट करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे दोस्तों किस पार्टी के एमएलए ने सबसे बड़ा ये कहते हुए विवादित बयान दिया है, और साथ ही बताएंगे जहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदरुद्दीन अजमल ने बहुत बड़ी सलाह दी है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। कहा इस महीने ट्रेन में सफर करने से बचे मुसलमान, राम जी के अयोध्या मंदिर को लेकर इसको जोड़कर यह बयान दिया गया है। दोस्तों एक से एक जानकारी बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अयोध्या में राम जी की हो रही प्राण प्रतिष्ठा का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद एंड जय श्री राम। जी हाँ, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्री हुए सस्पेंड। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने लिया सबसे बड़ा एक्शन। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के ये तीनों मंत्री अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर थे। सस्पेंड होने वाले मंत्रियों में मरियम श्यूना, मालशाह और हसन जिहान शामिल है। इन तीनों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। मालदीव की सरकार ने पहले ही इन तीनों मंत्रियों के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इन मंत्रियों के निलंबन का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लिया है। मुइज्जू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। वो चंद दिनों बाद चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर भी जाने वाले हैं। जी हाँ, मालदीव के इन मंत्रियों के बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों ने मालदीव की कड़ी आलोचना की थी। भारत में तो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मालदीव की अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। बहुत लोगों ने दोस्तों कमेंट में भी लिखकर बताया है कि हमने मालदीव की यात्रा अपनी फैमिली के साथ जाने वाले थे, कैंसिल कर दिया है। मालदीव पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। इनमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। मालदीव में भी विपक्ष ने सरकार के मंत्रियों के बयानों की सख्त आलोचना की है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद समेत कई नेताओं ने इन मंत्रियों के खिलाफ तत्काल एक्शन की मांग की थी। जी हाँ, मंत्रियों के बयान पर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि मालदीव की सरकार को सफाई तक देनी पड़ गई। मालदीव की सरकार ने कहा कि विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को ज्ञात है। ये विचार निजी है और मालदीव सरकार के नजरिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सरकार का मानना है कि बोलने की आजादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इससे नफरत, नकारात्मकता न बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मालदीव के रिश्ते प्रभावित न हो। साथ ही साथ दोस्तों मालदीव सरकार ने कहा कि सरकार के संबंधित विभाग ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से हिचकेगा नहीं जो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। बहरहाल दोस्तों मालदीव की मुइज्जू सरकार ने इन तीनों मंत्रियों को पद पर से हटा करके सस्पेंड करके ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत के साथ हम रिश्ते अच्छा स्थापित करना चाहते हैं, हमारी भारत के साथ दुश्मनी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिस प्रकार से मालदीव की महिला मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जहां पर पीएम मोदी जी को ऐसी ऐसी बातें कही थी दोस्तों कि हम आपको यहां पर बता तक नहीं सकते, अपने मुंह से उस वर्ड को निकाल भी नहीं सकते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने क्या कही होगी। अगर आप भी मानते हैं कि सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ सस्पेंड कर देने से काम नहीं चलने वाला, उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। लेकिन मुइज्जू ने जिस प्रकार से यह फैसला लिया है इन लोगों को सस्पेंड करने का, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मालदीव एक ऐसा देश है जो भारत की नाराजगी को किसी भी कीमत पर मोल नहीं ले सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टूरिज्म ही नहीं बल्कि इन क्षेत्रों में भी भारत पर निर्भर है मालदीव। जी हाँ, बता दें मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा आधार है और भारत ही सबसे बड़ा ऐसा देश है जो मालदीव के लिए जीडीपी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिखाता है, क्योंकि भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कोरोना काल में भी मालदीव बहुत संकट में था, जहां पर सबसे बड़ा सहारा अपना भारत ही बना था उसकी मदद करने में। साथ ही साथ चावल, फल, मसाले पर भी मालदीव भारत पर ही निर्भर है। वैसे में मालदीव को पता है कि भारत से अगर दुश्मनी लिया तो मालदीव कहीं का नहीं
ही रह जाएगा। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों मालदीव को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिकॉर्ड मतों से जीता संसदीय चुनाव, लैंडस्लाइड जीत की तरफ। अवामी लीग बता दें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने रविवार को गोपालगंज 3 निर्वाचन क्षेत्र से संसद के लिए फिर से चुनाव जीत लिया है। वहीं उनकी अवामी लीग पार्टी भी लैंडस्लाइड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। आम चुनाव में निर्णायक जीत के बावजूद चुनावी प्रक्रिया को छिटपुट, हिंसा और प्राथमिक विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा बहिष्कार सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1986 के बाद से 8वीं बार गोपालगंज 3 सीट से चुनाव जीता है। अब तक आए नतीजों के मुताबिक ज्यादातर सीटों पर सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बांग्लादेश में रविवार को मतदान के लिए वोट डालने के लिए काफी कम संख्या में लोग पहुंचे और चुनाव आयोग ने 40% वोटिंग की बात कही है। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और सोमवार तक पूरे यानी आज शाम तक नतीजा आने की उम्मीद है। चुनाव आयोग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक मतदान लगभग 40% है, लेकिन अंतिम गिनती के बाद यह आंकड़ा बदल सकता है। ये 2018 में हुए पिछले चुनाव में दर्ज किए गए 80% से ज्यादा के कुल मतदान के ठीक विपरीत है। बहरहाल दोस्तों, कौन कौन चाह रहा था कि शेख हसीना ही बांग्लादेश का चुनाव जीते, वही सरकार में बनी रहे, कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। और एडवांस में शेख हसीना जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां ओआईसी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का राग अलापा। जी हां, इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी ओआईसी ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला है। ओआईसी ने कहा कि 5 जनवरी 2024 को जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को 75 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में ओआईसी जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने की अपील करता है। ओआईसी के सदस्य देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ओआईसी के मंच का इस्तेमाल हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। ओआईसी की जनरल सचिवालय ने बयान जारी कर कहा कि 5 जनवरी 2024 को भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी यूएनसीआईपी से प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन का सचिवालय यूएनसीआईपी निर्णय का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपना आह्वान दोहराता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने बाद के प्रस्ताव में बरकरार रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का राग अल्लापा है ओआईसी ने, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? जो भारत के बार बार इंटरनल मैटर में ओआईसी दखल देने की कोशिश करता है, इस पर आपका जवाब तो बनता ही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां 2 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे राजनाथ सिंह जी, 8 जनवरी को होंगे रवाना। आखिर क्या है मायने बता दें। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 8 जनवरी यानी आज ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। वे अपने समकक्ष रक्षा राज्य सचिव ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस नोट में इस बात की जानकारी दी है। रविवार को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी ब्रिटेन के लिए रवाना होगा, जिसमें डीआरडीओ सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह ब्रिटेन पहुंच अपने समकक्ष नेता के साथ रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार राजनाथ सिंह जी अपने इस दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात, इसके साथ ही विकास मामलों के राज्य सचिव डेविड कैमरन के साथ भी भारतीय रक्षा मंत्री बैठक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में राजनाथ सिंह जी को आप लोग हैप्पी जर्नी अवश्य कहिएगा। अगली खबर की ओर चले जहां अरब सागर में पाकिस्तानी युद्धपोतों की तैनाती, अदन से कराची तक लगा रहे गश्त। आखिर क्या है मामला बता दे। भारत के देखा देखी पाकिस्तान ने भी अरब सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि समुद्री सुरक्षा की हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के व्यापार मार्गों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के जहाज लगातार अरब सागर में गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह बयान तब आया है जब 2 दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज तो समुद्री डाकुओं के चंगुल से बचाया था। इस जहाज पर कई भारतीयों समेत चालक दल के 21 सदस्य सवार थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस चेन्नई और मार्कोज कमांडो ने इस ऑपरेशन में भाग लिया था। कुछ दिनों पहले ही यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में पाकिस्तान जाने वाले एक कंटेनर जहाज पर मिसाइल से हमला किया था। हालांकि इस हमले में जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान ने एक्शन क्यों लिया है? क्या भारतीय नौसेना की तैनाती से टेंशन में है पाकिस्तान? अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत इंटरनेट हुआ डाउन। इमरान खान की वर्चुअल रैली से फिर डरी पाकिस्तान की सेना। बता दें पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं और लोकप्रिय सोशल मीडिया एप्लीकेशन रविवार शाम को ठप हो गए हैं और पूरे
पूरे देश में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सोशल मीडिया सर्वर डाउन है और इंटरनेट काफी स्लो काम कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और स्ट्रीमिंग दिग्गज यूट्यूब सहित सोशल मीडिया साइटों को एक्सेस करने में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। जी हाँ, ऐसे में पाकिस्तानियों का कहना है कि आज इमरान खान वर्चुअल रैली करने वाले हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने सेना के निर्देश पर इंटरनेट को डाउन कर दिया है। पिछले महीने भी पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन कर दिया गया था जिस दिन इमरान खान वर्चुअल रैली करने वाले थे। जी हाँ, आखिर इतना डर और इतना खौफ क्यों है इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तानी आर्मी में? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मार्कोस कमांडो और आदित्य L1 का जिक्र किया, कहा यह भारत की शक्ति का प्रमाण है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरब सागर में अगवा किए गए मालवाहक पोत को समुद्री लुटेरों से रिहा कराने के लिए भारतीय नौसेना के अभियान को वीरतापूर्ण बताया। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी जी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की शक्ति और भारतीय वैज्ञानिकों की शक्ति का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने कोऑपरेशन वीरता से पूरा किया। उन्होंने कहा कि जवानों को संदेश मिला, मालवाहक पोत खतरे में, तो भारतीय सेना के कमांडो सक्रिय हो गए हैं। पोत में 21 नाविक थे जिनमें 15 भारतीय थे। मार्कोस कमांडो ने सभी नाविकों को बचा लिया। बचाए जाने के बाद भारतीय नाविक कमांडो की बहादुरी की सराहना कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सम्मेलन में पीएम मोदी ने सौर मिशन आदित्य L1 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अपने गंतव्य L1 बिंदु पर पहुंच गया है। ये वो स्थान है जहां से आदित्य L1 सूर्य को स्पष्ट रूप से देख सकेगा। जी हां दोस्तों, वैसे में वाकई में हमारे मार्कोस कमांडो ने और आदित्य L1 ने दिल जीत लेने वाला कार्य किया है। जी हां, अगली खबर की ओर चले, जहां भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी उपलब्धि, रात के घुप अंधेरे में कारगिल हवाई पट्टी पर पहली बार उतरा C-130J हरकुलस। जी हां, भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरकुलस परिवहन विमान पहली बार नियंत्रण रेखा के नजदीक ऊंचाई वाले कारगिल एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर रात में सफलतापूर्वक उतरा। कारगिल हवाई पट्टी पर सामरिक परिवहन विमान को रात के समय उतारा जाना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। इस विमान पर गरुड़ कमांडो सवार थे। वायुसेना के विमान पहले भी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भर चुके हैं और ये पहली बार था कि कोई परिवहन विमान रात में इस हवाई पट्टी पर उतरा। वायुसेना ने एक्स पर कहा कि पहली बार IAF C-130J विमान ने हाल में कारगिल हवाई पट्टी पर रात में लैंडिंग की। कारगिल हवाई पट्टी लगभग 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। रक्षा मंत्रालय परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटी लगभग सभी हवाई पट्टियों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जी हां, अगली खबर बताते हैं, ग्लोबल टाइम्स ने मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ उगला जहर, चीन से संबंधों पर दिया दिव्य ज्ञान। बता दें, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत से चीन मालदीव संबंधों पर और अधिक खुलापन दिखाने की अपील की है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ सोमवार को चीन की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करेंगे। चीन और मालदीव के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध 1981 में शुरू हुए। दिसंबर 2014 में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चीन मालदीव संयुक्त समिति की पहली बैठक के लिए बीजिंग में मिले। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय मीडिया में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ के चीन दौरे की रिपोर्टिंग को लेकर जहर उगला। उसने लिखा कि भारतीय मीडिया ने मुइज़ को चीन यात्रा पर काफी ध्यान दिया है। भारतीय मीडिया को पहले से अंदाजा था कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत यात्रा से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि इसी से पता चलता है कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और मांग करता है कि मालदीव सहित क्षेत्र के देश अपने राजनयिक संबंधों में भारत को प्राथमिकता दें। विशेष रूप से नई दिल्ली को उम्मीद है कि मालदीव बीजिंग के प्रति अपना टकराव पूर्ण दृष्टिकोण अपना सकता है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ ग्लोबल टाइम्स ने ज्ञान देते हुए कहा कि भारत से पहले चीन जाने के मुइज़ के फैसले का मतलब ये नहीं है कि वो चीन समर्थक और भारत विरोधी हैं। ये केवल ये दर्शाता है कि मुइज़ भारत के साथ सामान्य मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और मालदीव और भारत के बीच संबंधों को सामान्य संबंध की ओर ले जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, भारत को ज्ञान भी देने की कोशिश की है जिनपिंग के मुंहफट ग्लोबल टाइम्स ने। जी हां दोस्तों, बहरहाल आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस ग्लोबल टाइम्स को? बताइएगा जरूर, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। अगली खबर की ओर चलें, जहां अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऐसा आखिर क्या किया कि मच गया कोहराम, जो बाइडेन तक को नहीं लगी इसकी खबर। बता दें, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरे देश में कोहराम मच गया। दरअसल लॉयड ऑस्टिन बीमार है और पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। बड़ी बात यह है कि इसकी जानकारी ना तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को है और ना ही अमेरिकी प्रशासन को। यह खबर तब सामने आई जब एक अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को इसकी जानकारी दी। 70 साल के रक्षा मंत्री ऑस्टिन को सर्जरी के बाद कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें सोमवार को
वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। सीबीएस के अनुसार व्हाइट हाउस को कम से कम गुरुवार सुबह तक इसकी जानकारी नहीं थी। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहाँ अफ्रीकन लड़की ने पाकिस्तानियों की कर दी कुटाई, लोग ने कहा इन्हें कश्मीर चाहिए। जी हाँ, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हमेशा ही अजब हालत बना रहता है। वहाँ से कोई ना कोई ऐसी खबरें आ ही जाती हैं जिसको सुनकर आप हैरानी में पड़ जाते हैं। भारत की तरह ही पाकिस्तान के भी कई लोग विदेश में रहते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे पाकिस्तान का नाम और ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसी ही एक हरकत सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक एक अफ्रीकन लड़की से पिटते दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लोगों ने कहा कि ये इनको चाहिए कश्मीर। बताइए। जी हाँ, यानी कि दोस्तों दो पाकिस्तानी लड़कों को अकेली अफ्रीकन लड़की कूट देती है और काफी मजेदार ये वीडियो है दोस्तों, देखने लायक है, जिसके बाद लोग तरह तरह के अपने रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कश्मीर चाहिए। बताइए। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर भारत और सऊदी अरब आज करेंगे हज समझौते पर हस्ताक्षर, जेद्दा पहुंच चुकी है स्मृति ईरानी जी। भारतीय को मिल सकता है बहुत बड़ा तोहफा। बता दे भारत और सऊदी अरबिया द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी जी द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सऊदी अरब के जिद्दा में पहुंची है। इस साल भारत का हज कोटा 1,75,000 होने की संभावना है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्मृति ईरानी जी के सऊदी अरब के हज और उमरा मामलों के मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीदें हैं। जी हाँ, अगली खबर बता दें, चीन की मिसाइलों में भरा है पानी। जी हाँ, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने खोली ड्रैगन की असली पोल, युद्ध लड़ने की नहीं सोचेंगे अब जिनपिंग। बता दें साल 2023 में खामोशी से एक तूफान दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को अपनी चपेट में लेता रहा है। चीन में एक के बाद एक शक्तिशाली जनरल जनता की नजरों से गायब होते रहे हैं, कुछ को बाद में बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके पदों से हटा दिया गया, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जैसे हाई प्रोफाइल पद भी नहीं बच सके। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसा क्यों किया, इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सेना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है। इस भ्रष्टाचार ने शी जिनपिंग के सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों को कमजोर किया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने चीन की युद्ध लड़ने की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। चीन की रॉकेट फोर्स और पूरे देश के रक्षा औद्योगिक आधार में भ्रष्टाचार इतने व्यापक स्तर पर फैला है कि आने वाले वर्षों में शी जिनपिंग किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की नहीं सोच सकते। जी हाँ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीनी सेना में भ्रष्टाचार से जुड़े उदाहरण दिए। इसमें कहा गया है कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है, तो वहीं पश्चिमी चीन में मिसाइल साइलो के विशाल क्षेत्र हैं जो इस तरह से काम नहीं करते कि मिसाइल को प्रभावी ढंग से लॉन्च किया जा सके। अगली खबर बता दें, चीन का अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, ताइवान को हथियार बेचने वाली 5 रक्षा कंपनियों पर लगाया बैन। जी हां, चीनी कंपनियों तथा नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए जाने के जवाब में चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए ताइवान को हथियार बेचने वाली अमेरिका की 5 रक्षा कंपनियों पर रविवार को प्रतिबंध लगा दिया। विदेश मंत्रालय ने ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा कि इन प्रतिबंधों से चीन में इन कंपनियों की संपत्ति कुर्क हो जाएगी और चीन में स्थित संगठन और लोगों के उनके साथ कारोबार करने पर मनाही होगी। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें BAE सिस्टम, लैंड एंड आर्मामेंट, एलियंट टैक्स सिस्टम ऑपरेशन, एरो विरोनमेंट, वियासेट एंड डेटा लिंक सॉल्यूशंस शामिल है। अगली खबर बता दें, लंदन पुलिस से भिड़े गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे फलस्तीन समर्थक इजराइल के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच लंदन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे फलस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। फलस्तीन समर्थक गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे थे। इस दौरान उनके हाथों में इजराइल विरोधी तख्तियां थी। प्रदर्शनकारी इजराइल के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लंदन के सेंट जेम्स पार्क में सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे। प्रदर्शनकारियों का मुखिया लोगों को भाषण दे रहा था। इस दौरान मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। वे मुखिया को पकड़ने ही जा रहे थे कि तभी प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर डाला। अगली खबर बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी का पश्चिमी मीडिया पर बड़ा कटाक्ष, कहा हम उलझी हुई कहानी को चुनौती दे रहे हैं। जी हां, बेंगलुरु में PES विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में पश्चिमी मीडिया के एक वर्ग पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्री जी जयशंकर जी ने कहा कि कथित कथा को चुनौती देते समय कथाओं की लड़ाई की उम्मीद की जानी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता में उन्होंने हमें अफगानिस्तान से कम रैंकिंग दी। कथाओं की लड़ाई कुछ ऐसी चीज है जिसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि हम उलझी हुई आख्यानों को चुनौती दे रहे हैं। अगली खबर बता दें, भारत के लिए खुशखबरी की खबर है। सड़कों के जाल के बाद मेट्रो रेल नेटवर्क में दूसरे नंबर पर होगा अपना भारत। चालू हो गई है 20 शहरों में 895 किलोमीटर लाइनें। जी हां, अब रोड नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत का मेट्रो नेटवर्क अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में अमेरिका को पीछे
पीछे छोड़कर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनने की संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि केवल 9 सालों में 20 शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइनें चालू हो गई हैं। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और सामने लाइक का बटन है। अपने भारत को प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं तो सामने लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले जहां पर अयोध्या में 22 जनवरी को ब्लास्ट करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी एमएलए का विवादित बयान बता दें। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। तैयारियां जोरों शोरों पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के साथ ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इन सब के बीच बिहार में आरजेडी विधायक ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए बीजेपी 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम में राम भक्तों पर ब्लास्ट करा सकती है। ये विवादित टिप्पणी करने वाले विधायक का नाम है अजय यादव, जो कि विधानसभा में अत्रि विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए ये विवादित टिप्पणी की, साथ ही कहा कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी पाकिस्तान और मुसलमानों का नाम लेगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उसने कहा कि उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर में करदाताओं का पैसा लगाया है, मंदिर निर्माण में करदाताओं की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर दी है। बताते चले कि बिहार में महागठबंधन सरकार का ये कोई पहला नेता नहीं है जिसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और निमंत्रण को लेकर विवादित बयान दिया हो। अब ऐसे में दोस्तों आरजेडी एमएलए के इस विवादित बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी, अगली खबर बता दें। इतना ही नहीं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदरुद्दीन अजमल ने दी मुस्लिम लोगों को सलाह। कहा इस महीने ट्रेन में सफर करने से बचे मुसलमान लोग। जी हां, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बोले तो AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस महीने मुसलमान ट्रेनों में सफर करने से बचे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अजमल का ये बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं और इस मौके पर 60,000 लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है। असम के बारपेटा में एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए अजमल ने कहा कि 20 से 25 जनवरी तक लोग घर में ही रहें। अजमल ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर तक लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन, फ्लाइट और बसें बुक की हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे 20 से 24 से 25 जनवरी तक यात्रा ना करें। बता दें कि AIUDF इस बार लोकसभा चुनाव में असम की 14 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। ऐसे में पार्टी के नेताओं ने सभाएं करनी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अजमल ने कहा कि भाजपा इस्लाम की दुश्मन है, भाजपा हमारे सम्मान, जीवन और मुस्लिम महिलाओं की इज्जत की भी दुश्मन है। इस्लामिक कानून को नजरअंदाज करके भाजपा 3 तलाक कानून लेकर आई है। हमारे कानून कुरान पर आधारित है और वे उसमें भी दखल दे रहे हैं। बता दें कि अजमल धुबरी लोकसभा सीट से सांसद है। 2021 में उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि बाद में वे अलग हो गए। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों बदरुद्दीन ने जिस प्रकार से ये भड़काऊ बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और राम मंदिर पर राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले लोगों को लेकर, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर, लेकिन कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा आप लोग। इतना ही नहीं, आपको बता देगा और खबर 22 तारीख को आलिया रणवीर जी आएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मिला निमंत्रण। जी हाँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इंतजार पूरे भारत को है। कई बड़ी हस्तियां इस भव्य समारोह के लिए 22 तारीख को अयोध्या आएंगी। कल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को भी श्री राम मंदिर का निमंत्रण मिल गया है। कपल को घर जाकर कार्ड दिया गया है, जिसकी फोटोज भी सामने आ रही है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, सीताराम यादव के परिवार का छलका दर्द। कहा सब कुछ राम के नाम किया, गवाही तक दी मगर निमंत्रण नहीं। जी हाँ, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के परिवार का दर्द छलका है, जिसको बयां किया है सीताराम यादव ने। उनका कहना है कि हम साल 1950 से पिता के साथ श्री रामलला के लिए प्रसाद बनाते आए हैं। आज भी हर दिन दुकान से रबड़ी पेड़ा भगवान श्री राम के भोग के लिए जाता है। पिताजी राम जन्मभूमि मामले में भी गवाह थे, मगर आज तकलीफ इस बात की है कि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि परिवार का कहना है कि निमंत्रण मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, हम श्री राम जी की सेवा में लगे रहेंगे। जी हाँ, अगली खबर बता दें, अपने गिरेबान में झांक लो आखिर। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश और मायावती में वार पलटवार, किस बात पर भिड़े बुआ भतीजा बता दें। उत्तर प्रदेश की राजनीति के 2 अहम सियासी किरदार बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव में जुबानी जंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लगे हैं। अखिलेश ने जहां एक तरफ विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का इशारा किया, तो वहीं मायावती ने पलटवार करते हुए उन्हें गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली है। बहरहाल दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।